नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवीएस में। पिछले कुछ दशक से भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच के जुड़ाव को लेकर बहुत चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एडम्स ब्रिज तो वहीं भारत में इसे राम सेतु कहकर भारत के मैथोलॉजी रामायण में वर्णित पुल से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखें। इसमें हम इस रहस्य के एक एक परत को जानेंगे कि लोग कहां पर भ्रमित हो रहे हैं या भ्रमित किए जा रहे हैं, या फिर दुनिया का यह एक इकलौता अजूबा है। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि राम सेतु है क्या और यह शब्द आया कहां से है, इतना बवाला क्यों। तो दोस्तों, इस कहानी को तो आप जानते ही हो, क्योंकि भारत में जैसे ही विज्ञान की टेक्नोलॉजी आई, टीवी आते ही उसी विज्ञान के बारे में भले ही लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है कि यह विज्ञान क्या है और किसके कारण ये टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन रामायण और महाभारत की कहानियाँ घर घर तक पहुँचा दी गई। शायद सरकार को और जो देश के बुद्धिजीवी हैं वो इस भ्रम में थे कि हमारे देशवासियों को वास्तव में चाहिए क्या, विज्ञान या रामायण और महाभारत। वो इस भ्रम में थे कि लोगों को विज्ञान जानकर क्या होगा, रामायण और महाभारत जानना ज़्यादा जरूरी है। फिर भी मैं आपको एक सारांश दे देता हूँ। यह कहानी स्टार्ट होती है वाल्मीकि रामायण से, जो कि एक महाकाव्य है, और इस महाकाव्य में नायक अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता से बदला लेने के लिए समुद्र किनारे पहुँचते हैं, जिसे वर्तमान में इंडिया के तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र को बताया जाता है, और अपहरणकर्ता लंका में होता है, जिसे कि श्रीलंका बताया जा रहा है। कहानी के अनुसार ये कितना गलत है कितना सही, ये जो अलग बात है। लेकिन जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, विशाल समुद्र को देखकर वो वहीं तट पे 3 दिनों तक समुद्र से विनती करते हैं कि उन्हें रास्ता दे दे ताकि वो लंका जा सके। लेकिन जब समुद्र से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती तो 3 दिन बाद धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाते हैं, और समुद्र डर जाता है और प्रकट होता है और सलाह देता है, मेरे ऊपर एक पुल बना लीजिए। ये जो आपको भाष्य बता रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के प्रथम भाग 20वें से 22वें सर्ग में आपको मिल जाएगा। और जो मैं बता रहा हूँ ये हिंदी भाष्य चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा का है, और ये काफ़ी पुरानी किताब है। इसमें 22वें सर्ग के 71 श्लोक को देखें तो उसमें वाल्मीकि बताते हैं कि 5 दिनों में ही 100 योजन का लंबा पुल बना डाला। और फिर इसी में 72 श्लोक में यह बोलते हैं कि जिसने यह सेतु बांधा वो कपिश्रेष्ठ नल था, यानी वह बानर था। फिर ये 75 श्लोक में बताते हैं कि यह 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल था। अब ये हंसने वाली बात आ जा रही है कि 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल कैसे बन सकता है, जबकि वर्तमान में भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी 48 किलोमीटर है। ये जो सैंडबार आपको दिख रहा है ये तो सिर्फ 30 किलोमीटर का गैप है। अब वाल्मीकि जी ने यह लिख ही दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि इनके अनुसार पुल की लंबाई 1280 किलोमीटर हो गई और चौड़ाई 128 किलोमीटर, क्योंकि एक योजन इक्वल टू 12.8 किलोमीटर होता है और कहीं पर 9.66 किलोमीटर मानते हैं। इन दोनों के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो थोड़ा घट बढ़ भी सकता है। मैंने 12.8 किलोमीटर लिया है क्योंकि ये आजकल ज़्यादा प्रचलित है। अगर किसी को लगता है कि 6 माइल लेना है तो आप 9.6 किलोमीटर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो भी चौड़ाई जो होगी 96.6 किलोमीटर होगी। आप ही बताइए कि कोई पुल की चौड़ाई 96.6 किलोमीटर कैसे हो सकती है। क्या आपने कभी देखा है कोई एक ब्रिज का निर्माण कर रहा है और 1280 किलोमीटर लंबा पुल क्रिएट करना हो तो चौड़ाई कितना रखेगा? आजकल लोग कितना रखते हैं? 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, चलिए आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर, नहीं 2 किलोमीटर। क्या आपने कहीं पर आधा किलोमीटर चौड़ा पुल भी देखा है या सुना है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर तो बात हो रही है 128 किलोमीटर चौड़े पुल की। क्या ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पर तो देखने में ही लग रहा है कि वाल्मीकि जी एक नंबर के बेवकूफ़ और मूर्ख आदमी थे। एक पल के लिए मान भी लें कि रामायण कोई काल था, तो रामायण काल में एक ब्रिज का निर्माण वानर करता है और मानव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करता है। उसके पास इतनी समझदारी होती है, और तो और भालू भी इसमें साथ देते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई ये वो लोग बता रहे हैं जो डार्विन थ्योरी को गलत बताते हैं, और यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि मानव के साथ बंदर और भालू कंधे से कंधे मिलाकर काम करते थे। मुझे तो लगता है वो लोग एक नंबर के मूर्ख आदमी थे। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उनकी प्रजातियाँ कहाँ चली गई। मानव की तो दिख रही है, बंदर और भालू की भी दिख रही है, लेकिन उन बंदर और भालू की प्रजातियाँ कहाँ गई जो मानव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते थे। और यहाँ पर गिद्ध की भी प्रजाति दिखाई गई है, जटायु की, जो मानव की भाषाओं को समझता था और उनके लिए लड़ाई करता था। एक बहुत बड़ा सवाल है।
खैर यह एक मैथोलॉजी है, हम अपना समय नहीं गवाएंगे। चलिए मुद्दे पर चलते हैं। जब से इतिहास गवाह है जो कि पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बौद्धिक काल जो कि 11वीं सदी तक था, उसके बाद विदेशी इन्वेडर सहित मुगल काल, अंग्रेज काल, फिर उसके बाद देश भी आज़ाद हो गया, तब तक इस सेतु के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन जब से इंडियन गवर्नमेंट ने एक मेगा मेरीन प्रोजेक्ट सेतु सुंदरम शिप चैनल प्रोजेक्ट SSCP जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, जो कि 300 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो कि साउथ ईस्टर्न वे ऑफ बंगाल से होते हुए भारत और श्रीलंका के बीच से यह 160 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ, तब से यह सेतु चर्चा में आ गया। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी PM बने तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बाद में 2005 में मनमोहन सिंह जी ने इसे इनॉग्रेट किया। इन सब के बीच में बवाला तब ज़्यादा शुरू हो गया जब नासा ने 2002 में कुछ सैटेलाइट पिक जारी की। दरअसल इस डायग्राम को आप देखिए, ये पल्क वे है और ये रामेश्वरम द्वीप और ये श्रीलंका का तलाई मन्नार और ये जो डॉट डॉट सैंडबार दिख रहे हैं, इन्हीं के कुछ पिक्स नासा ने जारी की। उसके बाद कुछ धार्मिक लोगों ने इसी पिक को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित कर दिया। यह बताया कि यह 17.5 लाख पुराना है और यह सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हुआ और फिर इसे रामायण से जोड़ दिया गया और बताया कि जो कहानी रामायण में वर्णित है वह यही है। और फिर ये खबर तरह तरह की न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया में छा गई और अभी भी ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेक यूनिवर्सिटी पे पूरी तरह से छाए हुए हैं और लोग अभी भी इसे राम सेतु ही समझ रहे हैं और इस तरह से कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि नासा ने ये कहा, नासा ने वो कहा। ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया कि क्या नासा ने ऐसा ही कहा है। तब नासा के जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है मार्क हेज, तो उन्होंने इसके बारे में अपना स्टेटमेंट दिया कि ऑर्बिट से दूरस्थ संवेदित तस्वीरें या चित्र द्वीपों की श्रृंखला की उत्पत्ति या उसके पुंज के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान नहीं कर सकती और यह भी निर्धारित नहीं कर सकती है कि मानव इसके निर्माण में शामिल थे। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि नासा इस सैंडबार की तस्वीरें सालों से ले रहा था, लेकिन इस क्षेत्र में उनके तरफ से कोई वैज्ञानिक खोज नहीं हुई है और तरह तरह की वेबसाइटें तस्वीर पेश कर रही है। वो तस्वीर उनकी हो सकती है, लेकिन जो व्याख्यान दे रहे हैं वो हमारी नहीं है। दरअसल इस पर R रामाचंद्रन ने एक बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग की, मिथ वर्सेस साइंस, और ये छपा है वॉल्यूम 24 इशू 19 सितंबर 22 अक्टूबर 5 2007 में। इंडियन नेशनल मैगजीन में द हिंदू का नाम तो आपने सुना ही होगा, फ्रंट लाइन में। इस पे आप बिलीव कर सकते हैं क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग होती है इस मैगजीन की ऑफिशियल रिपोर्टिंग होती है और इस पर पूरे ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार डेटा दिए जाते हैं। इसके बाद और भी कई मीडिया ने नासा से संपर्क किया क्योंकि यह अफवाह बहुत ज़्यादा फैलने लगा कि नासा ने ये कहा, नासा ने वो कहा। उस समय कुछ लोग मेल के थ्रू नासा से कांटेक्ट किया, जिस पर पब्लिक अफेयर ऑफिसर माइकल ब्रक्स ने उनको मेल लिखा, जिस पर उन्होंने कहा जो एडम्स ब्रिज की तस्वीरें हैं नासा के कर्मचारियों द्वारा है, जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष से ली गई थी, उसकी गलत व्याख्या की गई है। नासा का कोई भी आधिकारिक बयान एडम्स ब्रिज पर नहीं है और ना ही दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि नासा ने पूरी तरह से डिनाइड कर दिया है कि उसके नाम पर ये जो कार्बन डेटिंग और ये जो बताया जा रहा है कि यह मानव निर्मित पुल है, ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन नासा ने 2002 में ही यह चित्र जारी की थी, जिसके बाद यह बवाला मचा था। तो उस समय के जो तत्कालीन यूनियन मिनिस्टर फुटकोल एंड मानस सोमा भारती थी, उन्होंने GSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्ययन के लिए कोरियोग्राफी की स्थापना की। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SSC जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की संस्था है, इन दोनों ने मिलकर एक विस्तृत अध्ययन किया और फिर एक रिपोर्ट तैयार की जो कि बहुत ही चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने 6 तरह के सबूत पेश किए। उसमें से पहला था रिकोनेसेंस सर्वे, जैसे कि मिलिट्री सर्वे होती है, पूरी जगह की तलाशी ली जाती है और जांच पड़ताल की जाती है। और जो दूसरा था, ये जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो इस धनुषपुर वन भूमि की ड्रिलिंग रिपोर्ट। धनुषपुर जो कि रामेश्वरम द्वीप का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर ड्रिलिंग की गई और उसके चट्टानों की रिपोर्टिंग की गई कि ये कितनी पुरानी है और कैसे बनी है।
फिर अतटीय मापों की गहराई मापी गई और फिर सोलर इमेज के थ्रू इन पूरी सैंपल को स्कैन किया गया। फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर के द्वीपों में से एक ड्रिलिंग की गई, जो कि ये पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। फिर इन सब का रेडियो कार्बन डेटिंग और जो जितने नमूने थे उनका थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग की गई। इन सारे तथ्यों के आधार पर जीएसआई ने अपना कंक्लूजन पेश किया। वह कंक्लूजन इस प्रकार था कि धनुषपुर द्वीप है और जो एडम्स ब्रिज कहा जा रहा है, इसमें किसी भी तरह के मानव संरचनाओं के सबूत या संकेत नहीं मिले हैं। जी हाँ, ये रिपोर्ट है जीएसआई की। और ये जो चट्टान आपको दिख रहे हैं, ये पत्थर से नहीं बना है, ये कोरल से बना है। दरअसल कोरल और स्टंच दो ऐसे जानवर होते हैं जो बिल्कुल प्लांट्स के जैसे होते हैं। वो हिलते डुलते नहीं हैं, एक ही जगह पर स्थित होते हैं और एक के ऊपर एक विकसित चले जाते हैं। और यही कोरल कार्बन डेटिंग से पता चला कि 1.25 लाख साल पुरानी है, जिसे कि घटिया न्यूज वाले 17.5 लाख बताकर और फिर रामायण को भी 17.5 लाख पुराना बता दिया। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई कि रामायण जो 17.5 लाख साल पुराना बताया जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है, बल्कि रामेश्वरम की उत्पत्ति ही 1.25 लाख साल पहले हुई है। फिर जो भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा कोलियोग्राफी स्टडी के लिए जो सेंटर एस्टेब्लिश किया गया था, कोलियोग्राफी का मतलब होता है एंशिएंट और हिस्टोरिकल स्टडी। तो इस स्टडी से यह पता लगा कि समुद्र का जो स्तर है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और लगभग 6000 साल पहले समुद्र का स्तर वर्तमान स्तर से 17 मीटर नीचे था। और ये जो जुड़ाव आपको दिख रहा है, ये पहले थोड़ा प्रदर्शित था। फिर 10,000 साल पहले चले जाए तो उस समय 60 मीटर नीचे था, और उससे भी पहले चले जाएं यानी 20,260 साल पहले, उस समय जो माउंटेन्स थे उन पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर थे, हिमखंड थे। और इस कारण ये जो समुद्र का स्तर था वो 118 मीटर तक नीचे था। यानी कि ये जो रामेश्वरम देख रहे हैं और श्रीलंका का तलाई मन्नार, इनके बीच में जो जुड़ाव है वो 18,000 साल से 7,000 साल के बीच में दिखाई देता होगा। तो जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते गए ये डूबता गया और यह फिर कंक्लूजन निकला कि भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ था, जो कि समय के अनुसार बदलते चले गए। अभी भी भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। जल स्तर बढ़ने के कारण वो चीज़ें ढक गई है। अब इससे साफ हो जाता है कि इसे कोई बानर ने नहीं बनाया है या मानव ने नहीं बनाया है। तो आप कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि इसे मानव ने बनाया है। ये जो रामायण है इसमें पूरी तरह गप्पोड़ की बातें की गई है। अगर आप इसके बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो आप मिथ एंड साइंस की रिपोर्ट एक बार फिर से देख लीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो पंडित 8वीं फेल है वो अगर वेदों का रट्टा मार ले तो पढ़े पढ़े युवा लोग उसके पैर छूते हैं। ये हो रहा है दोस्तों हमारे देश में। इस चैनल का मकसद यही है कि समाज में फैले कुरीतियों को ख़त्म करना। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया का इकलौता केस है, ऐसा बहुत सारे केस है। आप जापान को ही देख लीजिए। जापान सैकड़ों छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और ये द्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जल स्तर बढ़ने के कारण अलग अलग प्रतीत होते हैं। इस तरह से और भी तमाम उदाहरण है, जैसे हवाई द्वीपों में आइलैंड है, सेंट हेलेना में भी आप देख सकते हैं, कैरेलियन देशों में भी पूरे द्वीपों की एक श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी कोरल पाए गए हैं। इन सभी रिपोर्टों से साफ जाहिर होता है कि भारत और श्रीलंका का जो जुड़ाव है वो मानव निर्मित नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि राम ने बनाया है वो लोग तो मूर्ख हैं ही, लेकिन जो रामायण लिखा है वाल्मीकि जी ने वो तो महामूर्ख थे। रामायण लिखने का मकसद था कि लोगों को जात पात में बांट दे और ब्राह्मण उन पर राज करे, और ऐसा अभी भी हो रहा है। लोग ब्राह्मण के पैरों में जाते हैं। दोस्तों आप समझिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग समझ सके। अगर आपके सामने कोई गप्पोड़ की बातें करें तो आप बताइएगा कि मानव निर्मित नहीं है, बल्कि 1.25 लाख साल पुरानी कोरल्स का ये ढेर है, जिसके कारण बीच में सीवेट्स जनरेट हुए हैं और ये जुड़ा हुआ है। रामायण में इस तरह की बहुत सी गप्पोड़ सी बातें की गई है जो मैं आपके सामने समक्ष रखूँगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।